हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। यहाँ पे 4 राज्य का नाम गिवन है: अवंती, गांधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 3 एंड 4। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 एंड 4, कौशल और मगध। नेक्स्ट आते हैं, किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था। आपके पास ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इल्तुतमिश। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाख बख्श के नाम से। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, रीबिल्ड किसने किया था? रीबिल्ड किसने किया था? तो हुआ क्या था कि जो कुतुब मीनार का अपर जो पार्ट था, लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ था? डैमेज हो गया था। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने रीबिल्ड करवाया और 2 फ्लोर ऐड करवाया था। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। फिर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। रीबिल्ड किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 2 फ्लोर और ऐड करवाया था। इसके अलावा दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था? तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ पे रखा था? लाहौर में। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि दिल्ली को कैपिटल बनाया और इसके साथ ही रेगुलर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। दिल्ली कैपिटल किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसके अलावा रेगुलर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था। बलबन से क्या पूछता है? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आंसर क्या होगा? बलबन ने। और रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट आते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट आते हैं, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट आते हैं, गांधीवादी नवाचार, गांधीयन इनोवेशन का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है अधिक उत्पादन करना, ऑप्शन बी है घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन, ऑप्शन सी है उपभोग के लिए उत्पादन, ऑप्शन डी है अधिक लोगों के लिए कम इनपुट से अधिक उत्पादन करना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अधिक लोगों के लिए कम इनपुट से अधिक उत्पादन करना। गांधीयन इनोवेशन का क्या अर्थ है? अधिक लोगों के लिए कम इनपुट से अधिक उत्पादन करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं,
नोआखली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्यारेलाल, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्यारेलाल। नोआखली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्यारेलाल। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। आपको अरेंज करना है, सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये आपका हुआ था फरवरी मार्च 1918। फरवरी मार्च 1918। खेड़ा सत्याग्रह ये आपका हुआ था 22 मार्च 1918। 22 मार्च 1918। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तो सबसे पहले आपका हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर हुआ खेड़ा सत्याग्रह, फिर आपका असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनी बेसेंट। और एक कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे इनके बीच मेल मिलाप हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी है 2, 3 एंड 4। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मिजोरम हो गया 1, गुजरात हो गया 2, त्रिपुरा 3, चौथा है वेस्ट बंगाल, पांचवा है झारखंड, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां है मध्य प्रदेश, आठवां राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा? एक तो गुजरात होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड होगा। मतलब 1, 2 एंड 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कृष्णा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदियाँ है? वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी है 2 एंड 3। तो सही आंसर क्या होगा? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो एक तो है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबड़ी, फिर आपका हो गया प्रवरा, मंजारा और मनैर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एक इंद्रावती है और दूसरा प्राणहिता।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? आपके पास ऑप्शन है सरहिंद नहर, ऑप्शन बी है एडन नहर, ऑप्शन सी है बिस्ट दोआब नहर, ऑप्शन डी है पूर्वी ग्रे नहर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एडन नहर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एडन नहर। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ जनजाति ट्राइब्स का नाम गिवन है और दूसरी तरफ राज्य। आपको चूज करना है कि कौन सा सही युग्म है। तो लिम्बू जनजाति है, ये कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में। तो ये आपका बिल्कुल सही है, पहला जो पेयर है, पहला युग्म में सही है। जो लिम्बू जनजाति है, लिम्बू ट्राइब है, ये सिक्किम में, और सिक्किम के अलावा नेपाल हो गया आपका, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पे पाई जाती है। सेकंड पे आते हैं, जो सेकंड पेयर है कार्बी, हिमाचल प्रदेश। तो कार्बी जनजाति जो है ये असम में पाई जाती है, न कि हिमाचल प्रदेश में, असम में और अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तो आपका सेकंड गलत है, हमें सही चूज करना है। तो पहला तो सही है, पहला युग्म। तीसरे पे आते हैं, डोंगरिया कोद, ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। तो आपका दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? बोंडा। तो जो बोंडा जनजाति है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में, ना कि तमिलनाडु में। तो चौथा आपका गलत है। तो दूसरा जो पेयर है और चौथा पेयर है गलत है। सही कौन सा है? पहला और तीसरा। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? पहला पेयर सही है और तीसरा पेयर सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी है जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बृहस्पति। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक समय कौन लेता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट आते हैं, डोवर जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ डोवर जोड़ता है। आपके पास ऑप्शन है बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी को, ऑप्शन बी है बिस्के की खाड़ी और अंग्रेजी चैनल को, ऑप्शन सी है अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर को, ऑप्शन डी है सेल्टिक सागर और आयरिश सागर को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर को। स्ट्रेट ऑफ डोवर किसे जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है बोथनिया की खाड़ी फ्रांस, बी है बाफिन बे अर्जेंटीना, सी है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कनाडा में, ऑप्शन डी है टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो बोथनिया की खाड़ी गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये आपका फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। तो पहला तो गलत है, स्वीडन के बीच में है। बाफिन बे ये आपका है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ये आपका नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और डी क्या है? टोनकिन की खाड़ी, ये आपका है वियतनाम और चीन के बीच में, वियतनाम और चीन के बीच में। तो कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। नेक्स्ट आते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल के संदर्भ में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है भारतीयों और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए जहां तक अदालत के दंड क्षेत्राधिकार का संबंध था, ऑप्शन बी है स्थानीय प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए
जहां तक किसका संबंध था, अदालत के दंड क्षेत्राधिकार का संबंध था। और ये इल्बर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1883 में। नेक्स्ट आते हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट आते हैं यदि भारतीय संघ को एक नया राज्य बनाना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पहली अनुसूची में। यदि भारतीय संघ को एक नया राज्य बनाना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 35, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 29। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 29। नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट आते हैं संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र और गुजरात। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 ए ये आपका किस स्टेट से संबंध रखता है, किस स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, तो आंसर क्या होगा, नागालैंड। नागालैंड। 371 बी का संबंध किस राज्य से है, असम से। 371 सी का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। मणिपुर से। 371 एफ का संबंध, 371 एफ का संबंध कौन से स्टेट से है, ये आपका है सिक्किम से, सिक्किम से है। फिर 371 जी का संबंध कौन से स्टेट से है, आपका मिजोरम से है, मिजोरम से। और 371 जे का संबंध कौन से स्टेट से है, कर्नाटक से। तो इन सबको आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, पीएससी में पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 22 होते हैं, 15 आपका लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में होंगे। अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सरकार ने जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी था, कृषि रणनीति, कौन से पंचवर्षीय प्लान में इंट्रोड्यूस किया था? किसके लिए? ग्रीन रिवोल्यूशन के राइज के लिए। आपके पास ऑप्शन है सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी है 4th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है 3rd 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3rd 5 ईयर प्लान में। अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, कृषि रणनीति, विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आते हैं, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द, आपके पास ऑप्शन है 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी है 2nd 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है 4th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है 6th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन से पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आते हैं, When was the first नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब इशू किया? आपके पास ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1956 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1952 में। When was the first नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कंसाइडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? आपके पास ऑप्शन है सीमेंट, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कंसाइडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ए राइज ड्यू टू, आपके पास ऑप्शन है हेवी इंडस्ट्री बायस, ऑप्शन बी है डिफ्लेशनरी कंडीशन, ऑप्शन सी है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो संरचनात्मक बेरोजगारी होता है ये क्यों होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, होता क्या है? जब मार्केट में जो अवेलेबल जॉब है और वर्कर स्किल के बीच जो मिसमैच होने से उत्पन्न बेरोजगारी होता है वो आपका आता है संरचनात्मक बेरोजगारी के श्रेणी में। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई कंपनी है, अब क्या है टेक्नोलॉजी आ रही है तो इनके पास नए मशीन लगा रहे हैं, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं नए मशीन लगा रहे हैं। अब इन्हें इस मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? स्किल वर्कर चाहिए, और स्किल वर्कर मिल नहीं पा रहा है, कंपनी को स्किल वर्कर मिल नहीं पा रहा है। तो जॉब तो अवेलेबल है लेकिन वर्कर के पास स्किल नहीं होने की वजह से बेरोजगारी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और भारत में बहुत लोगों को कौशल की कमी के कारण, स्किल की कमी के कारण जॉब नहीं मिल रहा है। ये सब क्या है? एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी के कारण। ठीक है, हालांकि बुक में आंसर ये दिया हुआ है लुसेंट में शायद, लेकिन सही आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
आपके पास ऑप्शन है के वी कामत, ऑप्शन बी है आशुतोष राडाविकार, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है रघुराम राजन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशुतोष राडाविकार। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आशुतोष राडाविकार। नेक्स्ट आते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने सर्किल नाम की एक नई सुविधा की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है फेसबुक ने, ऑप्शन बी है ट्विटर ने, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी है कू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्विटर ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने सर्किल नाम की एक नई सुविधा की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ट्विटर ने। नेक्स्ट आते हैं, किस शिक्षा क्षेत्र के संस्थान ने ई समाधान नाम से ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली शुरू की? आपके पास ऑप्शन है AICTE, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है UGC, ऑप्शन डी है RBI। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UGC। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और आपको बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? आपके पास ऑप्शन है मंगोलिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मंगोलिया ने। किस देश ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मंगोलिया। अच्छा, आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, मंगोलिया की राजधानी और करेंसी, बांग्लादेश की राजधानी और करेंसी, केन्या की राजधानी और करेंसी, ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, 2022-23 सीजन के लिए भारत के घरेलू क्रिकेट मैचों का टाइटल प्रायोजक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बायजू, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है JSW, ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। 2022-23 सीजन के लिए भारत के घरेलू क्रिकेट मैचों का टाइटल प्रायोजक कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मास्टर कार्ड। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री ने किस शहर में कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने किस शहर में कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट आते हैं, किस उद्योग संघ ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है CII, ऑप्शन बी है फिक्की, ऑप्शन सी है NASSCOM, ऑप्शन डी है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिक्की ने। किस उद्योग संघ ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिक्की ने। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने इसरो के सहयोग से हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया, ऑप्शन बी है VI वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन सी है एयरटेल, ऑप्शन डी है जियो इन्फोकॉम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। किस कंपनी ने इसरो के सहयोग से हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला कौन है? आपके पास ऑप्शन है किरण मजुमदार शो, ऑप्शन बी है रोशनी नादर, ऑप्शन सी है फाल्गुनी नायर, ऑप्शन डी है राधा वेम्बू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर, जो कि क्या है फाउंडर है नायका की।
नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू ने अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राज़ील की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओएनजीसी ने, ऑप्शन बी है बीपीसीएल, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है एचपीसीएल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बीपीसीएल ने। किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू ने अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राज़ील की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बीपीसीएल ने। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा NROL-91 जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए। NROL-91 जो कि एक स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका के द्वारा। बैलोन डी और 2022 पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है करीम बेंजेमा, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? पुरुषों की बात हो रही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, करीम बेंजेमा ने। बैलोन डी और 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो करीम बेंजेमा ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और महिलाओं में किसने जीता? एलेक्सिया पुटेलस ने। नेक्स्ट आते हैं, रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है चेतन आनंद, ऑप्शन डी है रविंद्र सिंह। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चेतन आनंद। रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेतन आनंद। नेक्स्ट आते हैं, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी है आर.के. नारायण, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है शशि थरूर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट आते हैं, गोल्डमैन पुरस्कार जो 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी है पर्यावरण, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है शिक्षा, एजुकेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनवायरनमेंट या पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है सर डेविड एटनबरो, ऑप्शन सी है प्रथम NGO, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रथम को मिला है जो कि एक NGO है। बाकी मनमोहन सिंह को भी मिला है, सर डेविड एटनबरो को भी मिला है, लेकिन 2021 का किसे मिला है? प्रथम जो कि एक NGO है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपदा में कमी, डिजास्टर रिडक्शन, ऑप्शन बी है शांति स्थापना के लिए, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन डी है गरीबी उन्मूलन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिजास्टर रिडक्शन के लिए, आपदा में कमी के लिए। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिजास्टर रिडक्शन। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है आपको, जो इस बार का सासाकावा पुरस्कार मिला है 6 लोगों को मिला है, जिसमें 3 इंडिविजुअल है और 3 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इंडिविजुअल से एक नाम याद रखना है, राजीव शाह, RAJIBSHAW। कहाँ के है? इंडियन ओरिजिन है, लेकिन नागरिकता कहाँ की है? जापान की है। तो ये नाम आपको याद रखना है, जिन्हें इस बार का सासाकावा पुरस्कार मिला है। और ऑर्गेनाइजेशन से याद रखना है, सेट्स, भारत का ही है। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है जिन्हें इस बार का सासाकावा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नॉर्वे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईरान। अभी भी काफ़ी ऐसे देश है जो WTO के सदस्य नहीं है, जैसे ईरान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, सूडान हुआ। अच्छा, WTO विश्व व्यापार संगठन में कितने मेंबर है? 164 मेंबर है अभी। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को घोषित किया। आपके पास ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2022 को घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और जो ऑप्शन ए है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, ये आपका था 2013 का। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए है, इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट ये शायद आपका था 2021 के लिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द पाते हैं? आपके पास ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के मामले में WTO अफेयर्स, ऑप्शन बी है सार्क मामले में, ऑप्शन सी है UNFCCC मामले में, ऑप्शन डी है IMF मामले में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के मामले में। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब पाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WTO अफेयर्स विश्व व्यापार संगठन के मामले में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? आपके पास ऑप्शन है कमलेश व्यास, ऑप्शन बी है PV रमेश, ऑप्शन सी है VK पॉल, ऑप्शन डी है चंदन सिन्हा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंदन सिन्हा अभी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं, बेस्ट करंट अफेयर का क्विज। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।